कि आपका समय कब समाप्त हुआ ये कौन आपको बता सकता है? एक बता सकता है मंच संचालक और दूसरा यमराज। तो इसलिए आपको भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात महिला सशक्तिकरण भारतीय दृष्टिकोण, मैं इस बात पर जब भी राज्यपाल जी की बात करें, मैं हमेशा कहती हूं कि चंद्रयान जब पहुंचा चंदा मामा पर ना, तो 3 मिथक तो उसने तोड़ दिए। पहला मिथक उसने तोड़ा कि भारत जो है वो केवल सपेरों का देश नहीं है। भारत दम रखता है कि साउथ पोल पे सबसे पहले जाकर अपनी धमक जमा सकता। जो दूसरा मिथक तोड़ा, वो जो इसरो के साइंटिस्ट टीम के जो चेयरपर्सन है के सोमनाथ जी, सोमनाथ जी तिरुपति बालाजी गए और उसके बाद चंद्रयान का लॉन्च हुआ, पूरी टीम गई थी, आप लोगों को ध्यान होगा उस समय। तो उनसे पूछा गया, इस साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर डिवोर्स्ड फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों साथ कैसे चल रहे हैं? तो सोमनाथ जी ने कहा कि जब मैं अंदर की खोज मुझे करनी होती है तो मैं मंदिर में जाता हूं, और अंतरिक्ष की खोज करनी होती है तो मैं चंद्रयान भेजता हूं। तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कैन गो टुगेदर, धर्म और साइंस साथ चल सकते हैं। और तीसरी जो मुझे सबसे अच्छी वो मिथक जो टूटती है वो दिखी, आपको ध्यान है सबसे अच्छी फोटो कौन सी वायरल हुई थी तब? 4, 5, 6, 7, 8, 10 लगभग 100 लेडी साइंटिस्ट, किसी ने गजरा लगाया हुआ है, किसी ने साड़ी पहनी हुई है, किसी ने मंगलसूत्र पहना हुआ है, सिंदूर लगाया है, वो सब लोग मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रही हैं कि हम लोग सफल रहे। यानी आप अपनी संस्कृति को भी फॉलो कर सकते हो, आप अपने कस्टम्स ट्रेडिशंस को भी फॉलो कर सकते हो, और प्रोफेशन में जिस ऊंचाई पर जाना है आप जा सकते हो ऊंचाई तक। वो मेरी फेवरेट फोटो। तो भारत के विकास में महिला का योगदान, यानी इसरो की सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट टी.के. अनुराधा जी रही, जो मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया है वो टेसी थॉमस है, जो डीएनए जो इमर्जिंग फील्ड है उसमें इंफोसिस में जो प्रशिक्षण कर रही हैं वो यमुना कृष्णा है, जिनको हम कहते हैं रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया वो ऋतु करिधर है, जिनको हम कहते हैं पोलर वुमन ऑफ इसरो, जो इसरो में जाकर इसरो से 400 से अधिक दिनों के लिए एंटार्क्टिका में जाकर रही हैं, वो मंगला मनी है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं, बबीता फोगाट की पिक्चर हमने देख ली, यानी कितनी महिलाएं हैं जो रोज सोचती हैं कि विवेक के ऊपर, वाणी के ऊपर और बुद्धिमत्ता के ऊपर कोई लिंग नहीं होता। कल्पना चावला है, वो लंबी लाइन है पर ये मेरे साथ बैठी यानी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो कहते हैं आप प्लेटफॉर्म दीजिए, समान अवसर दीजिए, हम किसी से कम नहीं। और ये भारतीय महिला है जो घर भी संभालती है, पति को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, समाज का काम भी करती है और राष्ट्र का काम भी करती है। इसीलिए मैं यहाँ सभी उपस्थित आज बहनों को कहती हूँ, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, यानी महिला कल क्या थी, आज क्या है और कल किस ओर जा रही है, जैसा माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि महिला भारत में सदा ही स्वतंत्र रही है, सक्षम रही है, शिक्षित रही है, सम्मानित रही है। यहाँ विद्वान भी महिला हुई हैं, ऋषियां और मैं ऋषि भी महिला हुई हैं, और ऋषियों में ऋषियों को चुनौती देने वाली भी महिलाएं हुई। हमने चुनौती दी है, हमने चुनौती दी है भीष्म पितामह को, हमने चुनौती दी है स्वयं शंकराचार्य जी को, हमने चुनौती दी है यमराज को, लेकिन हमारा कभी बहिष्कार नहीं किया गया। यहाँ किसी ने पत्थर नहीं मारे, किसी ने वेस्ट की तरह डायन कहकर सड़कों पर जलाया नहीं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में जन्मी हैं।
और जैसा भी माननीय राज्यपाल जी कह रहे थे कि यहां चुनौती दी सावित्री ने यमराज को। कब चुनौती दी? कि जब यमराज उसके पति के प्राण लिए जा रहा था। सुनी है कहानी, सत्यवान की कहानी हम सब ने। क्या हमें मालूम है ये सावित्री वही सूर्या सावित्री है जिन्होंने विवाह के मंत्र लिखे हैं हमारे वेदों में। ये वही सूर्य सावित्री है। चुनौती दी, ऐसी विदुषी महिला थी, इसने एंगेज किया यमराज के साथ। इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे, एक के बाद एक लगातार वार्तालाप किया। इनकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए, यमराज ने कहा जाओ वरदान मांगो। इन्होंने कहा मुझे वरदान दीजिए, 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। इन्होंने कहा 100 पुत्रों का वरदान दिए जा रहे हो, मेरे पति को लिए जा रहे हो। यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया। उसके बाद चुनौती दी स्वयं शंकराचार्य को। किसने? देवी भारती ने। हमारे यहाँ पर कम्युनिज्म की तरह ये नहीं है माय वे और हाईवे, या कैपिटलिज्म की तरह ये नहीं है माय वे और हाईवे। यहाँ हमेशा हमारी बातचीत रहती थी, हमारा विमर्श रहता था कि शंकराचार्य का ये कहना है, मंडन मिश्र का ये कहना है। हम बैठेंगे, 1 महीना बैठेंगे, 40 दिन बैठेंगे, 42 दिन बैठेंगे, हम वार्तालाप करेंगे। मैं जीता तो मैं तुम्हारा शिष्य, तुम जीते तो तुम मेरे गुरु होगे, मैं जीता तो मैं तुम्हारा गुरु हूंगा। और इसमें जज कौन बनेगा? 42 डेज के वार्तालाप। जज कौन होगा? जज होंगे मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती। बहुत ही विदुषी महिला थी। शंकराचार्य जी को ये नहीं लगा ये तो महिला है, जज कैसे बन सकती है? अरे ये तो पार्शियलिटी करेगी, जज कैसे बन सकती है? नहीं, वो जज बनी। और जजमेंट के लास्ट डे उसने क्या कहा? उसने कहा मंडन मिश्र तुम पराजित हुए, शंकराचार्य जी आप जीत गए। लेकिन शंकराचार्य जी आपकी जीत अधूरी है। क्यों? क्योंकि इस गृहस्थ जीवन की आधी इकाई मेरे पति है, आधी इकाई मैं भारती हूं। आपने मेरे गृहस्थ जीवन की आधी इकाई को हराया है, आप मुझे हराओ तो जानो। शंकराचार्य जी ने यह नहीं कहा कि एक महिला मुझ पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकती है, एक महिला मुझे चुनौती कैसे दे सकती है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, वार्तालाप होगा, बातचीत होगी। वो फिर से बैठे, फिर से विमर्श हुआ। और वहां पर एक तरफ शंकराचार्य जी और एक तरफ देवी भारती। देवी भारती जी को मालूम था I have to fight my own battle on my own pitch। यानी गृहस्थ जीवन पे ऐसे ऐसे सवाल देवी भारती ने पूछे शंकराचार्य जी से जिनको इसके बारे में तो ज्ञान नहीं था, वो तो सन्यासी थे। उस समय उनको वहां हार माननी पड़ी। चुनौती दी भीष्म पितामह को। किसने? द्रौपदी ने। किस अवस्था में? जब कुरु राजसभा में कुरु भाई उसके बाल पकड़कर उसको वहां पटक रहे थे, तो उसने चुनौती दी और भीष्म पितामह से पूछा युधिष्ठिर मुझे जुए में कैसे हार सकता है? मैं तो 5 पतियों की पत्नी हूं, मुझे कैसे एक पति दांव पर लगा सकता है? और क्या स्त्री वस्तु है जिसे दांव पर लगाया जा सके? आज जो वेस्ट ऑब्जेक्टिफाई करता है ना महिला को, उसने कहा क्या स्त्री वस्तु है जिसको दांव पर लगाया जा सके? सभी चुप थे, वहां कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। और तब जो उन्होंने बोला द्रौपदी ने, वो आज भी हमारी पार्लियामेंट में लिखा है। उसने डेफिनेशन दी कि पार्लियामेंट क्या होती है और सभा क्या होनी चाहिए, कि वह सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो, वह वृद्ध नहीं जो धार्मिक ना हो, वह धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, वह सत्य नहीं जिसमें छल हो। हम कहते हैं हमारी बेटी तो बागी हो गई है जी, रिबेलियस हो गई है, बात ही नहीं मानती, कलयुग आ गया है। आपको मालूम है पिछले 500 साल में सबसे बड़ी रिबेलियस वुमन मैं कह सकती हूँ, क्रांतिकारी कौन हुई? वो मीराबाई थी। मीराबाई उस समय 500 साल के लगभग पहले, उस समय जब विधवा हुई, विधवा ना नाच सकती थी ना गा सकती थी, सफेद कपड़े पहनकर घर के पीछे रहना पड़ता था, एक समय का भोजन करना पड़ता था, प्राय मर्दों के सामने जा भी नहीं सकती थी। वो कृष्ण के रंग में रही,
वो नाचती भी थी, वो गाती भी थी। समाज ने उसको जहर का प्याला दिया था और आत्मबल के आधार पर उस जहर के प्याले को भी उन्होंने अमृत कर दिया था। ऐसी थी हमारी मीराबाई। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं, विद्यार्थी परिषद के आप कार्यकर्ता हैं और ऑलराउंड डेवलपमेंट हम सबकी रहती है, बॉलीवुड के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत पता होगा। ये जो गाना है आपने सुना होगा, कहने को जश्न बहारा है, इश्क भी देख कर हैरान है। किस पिक्चर का गाना है ये? जोधा अकबर। हीरो का नाम कौन है? हीरो कौन है? हीरोइन का नाम क्या है? लिरिक्स किसने लिखे हैं? म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? यानी अकबर कौन था? ये हमें ऋतिक रोशन बताएंगे, ये हमें ऐश्वर्या बताएंगी कि अकबर कौन था। पूछना है ना अकबर कौन था, तो पूछो रानी दुर्गावती से। रानी दुर्गावती राज कर रही थी 15 साल से। पति की मृत्यु हो गई थी, पिता की मृत्यु हो गई थी, राज्य में शांति थी, समृद्धि थी, शासन कर रही थी। अकबर की नजर उन पर पड़ गई। उसने कहा तुम मेरे हरम में आ जाओ। उसने कहा मर जाऊंगी और तेरे को मार दूंगी, तेरे हरम में नहीं आऊंगी। अकबर ने आसफ खान को भेजा अपने भांजे को, जाओ रानी को मेरे हरम में लेकर आओ। रानी ने अपनी सेना भेजी, उसकी सेना को परास्त कर दिया। दोबारा उसने दुगनी सेना भेजी, जाओ रानी को लेकर आओ। रानी ने स्वयं पुरुष वेश धारण किया और गई वहां पर अकबर की सेना से लड़ने के लिए। उसको लगा मैं कहीं इनके हाथ ना आ जाऊं, लगा कि इतनी बड़ी सेना का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसने आधार सिंह से कहा अपने सेनापति से, अगर मैं दुश्मन के हाथ आने लगूं तो कटार से मुझे समाप्त कर देना, मेरी जीवन लीला समाप्त कर देना। लगा आखिर में कि हार जाएंगे। तो उसने कहा इसके हरम में नहीं जाऊंगी, चाहे इसको मारूंगी या स्वयं मर जाऊंगी। उसने आखिर में कटार ली और अपने सीने में खोल दी। पद्मावत देखी है ना। आज हम समझ सकते हैं कि क्यों महिलाएं जो हैं वो अपने आप को या सती कर देती थी या वो जौहर कर लेती थी, पर इन आतताइयों के हाथ में नहीं आती। मैत्री का नाम किस किस ने सुना है? मैत्री कॉलेज होगा यहाँ दिल्ली में तो है मैत्री कॉलेज। और मैत्री का नाम, मैत्री गार्गी, कहीं कुछ ध्यान आ रहा है? कहीं सुने हैं हमने मैत्री गार्गी? कौन थे ये लोग? ये हमारे पूर्वज थे, ये जीते जागते लोग थे जिनको शायद कहीं हमें पढ़ाया नहीं गया आज तक। हम खुद पढ़ लेंगे ना, वो नहीं पढ़ाएंगे, हम खुद पढ़ लेंगे। पर जब गाना आता ना बॉलीवुड में, क्या पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? किस पिक्चर का गाना है वो? किस पिक्चर का गाना है? हेलो दे रहा। हीरो का नाम कौन है? हीरोइन कौन है? लिरिक्स किसने लिखे? म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? अब पैसा पैसा करती है। ये ऋषि यज्ञवल्क्य जो महर्षि थे उस समय, उनकी 2 पत्नियां थी, एक मैत्री थी, दूसरी कात्यायनी थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सब धन संपदा को त्याग रहा हूं, मैं वन में जा रहा हूं, वहां जाके मैं अपना अध्यापन कार्य करूंगा। तो आधी संपत्ति कात्यायनी तुम ले लो, आधी संपत्ति मैत्री तुम ले लो। आज तो झगड़ा ही संपत्ति का है सारा, है कि नहीं है? कितने केसेस हम लोग मैट्रिमोनियल केसेस रोज देख रहे हैं, कुछ नहीं होता। यू विल गिव डाइवोर्स इन हाउ मच मनी, ये हो रहा है। तो मैं उस समय की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा आधी मेरी अपूर्ण संपदा तुम ले लो, आधी तुम ले लो। तो मैत्री ने कहा जिस भौतिक संपदा को त्याग कर आप वन में जा रहे हो, मैं इसका क्या करूंगी? मैं आपके साथ वन में जाऊंगी। सारी संपत्ति कात्यायनी को देकर मैत्री उनके साथ वन में गई। और जब वहां गई, इन लोगों के वहां पर अध्ययन से, कार्य से वहां पर मंत्र लिखे गए। वो मंत्र आज भी मौजूद हैं। जीजाबाई, शिवाजी, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, एक लंबी हिस्ट्री है जी हमारी। लेकिन कैसे लिख पाई है? कोई विरोध नहीं हुआ कि तू महिला है, नहीं लिख सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती। किसने बहिष्कार नहीं गया, पत्थर नहीं मारे। क्यों? क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं, जहां ईश्वर भी जब धरती पर अवतार लेकर आते हैं ना, तो वो महादेव के अवतार में आते हैं। जो महादेव अर्धनारीश्वर के अवतार में आते हैं कि
हम जो अर्धनारीश्वर का अवतार है, उसमें आधा जो शरीर है वो नर का है, आधा शरीर नारी का है। कि जो ईश्वर है उसका अवतार ऐसा है। आज आप सुप्रीम कोर्ट में इतने डिस्कशन देख रहे हो, सेम सेक्स मैरिज पर देख रहे हो, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में इतनी बात सुन रहे हो आप। हमारे यहाँ तो ईश्वर महादेव ने अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर नीचे आए हैं, who is always a transform, ट्रांस यानी मैन टू वुमन एंड वुमन टू मैन। मैं मानती हूँ कि मैं क्या मानती हूँ, हमारी संस्कृति कहती है कि हर एक व्यक्ति उसमें, क्योंकि आधा तत्व पिता का होता है, आधा तत्व माँ का होता है। अगर मैं चेतन अवस्था में महिला हूँ तो अचेतन अवस्था में मेरे में पुरुष का तत्व भी है। ऐसे ही पुरुषों के बारे में हम कह सकते हैं। तो आदमी और औरत में अंतर नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म से सब कुछ प्रकट हुआ है। सब कुछ यानी सब कुछ, क्या आदमी, क्या औरत, क्या इंसान, क्या जानवर, क्या सूर्य, क्या चंद्र, सब कुछ तो एक ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। सब डिवाइन है, सब भव्य है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। इसलिए जब हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, उसी समय इक्वालिटी दे दी गई, उस समय लिबर्टी दे दी गई, उस समय डिग्निटी दे दी गई, उस समय फ्रीडम दे दी गई। आप कहेंगे हर जगह दे दी थी, अमेरिका में दे दी थी, फ्रांस में दे दी थी, यूएसएसआर में, हर जगह दे दी थी। नई बात क्या है, हर जगह नहीं दी गई थी। आपको मालूम है कि जब यहां पर सेम स्ट्रोक ऑफ पेन से सबको इक्वालिटी और फ्रीडम दे दी गई, वहां महिलाएं लड़ती रही यूएसए में 1920 तक। We want right to vote. Answer was no. You can't have right to vote. You are a woman. वहां यूके में लड़ती रही 1928 तक, इंग्लैंड में We want right to vote. तभी फेमिनिज्म आया वहां पर। स्विट्जरलैंड में हम कहते हैं स्विट्जरलैंड है, बच्चों की शादी होगी, इनको हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेजेंगे। वहां 1959 में रेफरेंडम किया गया, आदमियों बताओ महिलाओं को राइट टू वोट दें। आंसर वाज नो, दे डोंट डिजर्व इट। 12 साल संघर्ष चला। वहां तो ये क्या मानते थे, हमारे यहाँ मानते हैं अर्धनारीश्वर के अवतार को पूछते हैं, और वहां क्या कहते हैं, वो संस्कृति है जो कहती है कि स्त्री का जन्म आदमी की टेढ़ी रिब से, टेढ़ी पसली से हुआ है। ये है आदमी, ये है उसकी टेढ़ी पसली। आदमी और औरत बराबर नहीं है। आदमी सुपीरियर है, टेढ़ी पसली इंफीरियर है। आदमी स्वामी है, टेढ़ी पसली दासी है। आदमी जब चाहे एक पसली को हटाकर चार नई पतली यंगर पसलियां ला सकता है। हम उस संस्कृति में भी नहीं जन्मे जहां कहते हैं कि गॉड ने एडम को बनाया और एडम की एंटरटेनमेंट के लिए ईव को बनाया। एडम और ईव को कहा जाओ गार्डन ऑफ ईडन में जाओ, उनको वहां स्वर्ग लोक में यानी गार्डन ऑफ ईडन में छोड़ दिया गया। एक ही कंडीशन थी कि यहाँ पर एक फॉरबिडन ट्री है, इस ट्री का सेब नहीं खाना। पर शैतान के कहने पर ईव ने वो फॉरबिडन एप्पल खाया और उसको एडम को भी खिलाया, और तब से गॉड ने उन दोनों को निष्कासित कर दिया, श्रापित कर दिया, जाओ धरती पर जाओ। तब से महिला पहली पापिन बन गई, पहली सिनर बन गई, और ये मान्यता हो गई कि महिलाओं के अंदर तो आत्मा भी नहीं। इसलिए फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो वेस्ट में चला वो वेस्ट के सर्कमस्टेंसेस के साथ था, वो हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। वेस्ट में महिलाओं को कहना पड़ा कि हम वस्तु नहीं हैं, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम में भी आत्मा है। हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मत करो, भेदभाव मत करो। We have a right to equality, dignity, freedom. Answer was no. डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में जब 45th प्रेसिडेंट था, आप देखिए महिलाएं 1920 तक जब 33 राष्ट्रपति बन चुके थे तब तक उनको वोट का अधिकार नहीं था। तो फेमिनिज्म को ऐसा का ऐसा हिंदुस्तान में मत लाइए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जितनी भी रेवोल्यूशंस हुई ना, इक्वालिटी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पे, डिग्निटी के नाम पे, वो सब फॉर वाइट मेल्स हुई, जो श्वेत हैं, जो आदमी हैं और जो पैसे वाले हैं उनके लिए हुई। स्त्रियों को फेमिनिज्म के नाम पे संघर्ष करना पड़ा। तो 3 तरह की संस्कृतियां हमारे सामने हैं। एक वो
जो बुर्के की जाली से खुले आसमान को देखना चाहती है, जो आदमी के बिना घर से बाहर जाना चाहती है, जो 3 और पत्नियों के साथ नहीं रहना चाहती है। दूसरी संस्कृति है जो कहती है मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं मेरी मर्जी, मैं शादी करूं ना करूं मेरी मर्जी, मैं बच्चे पैदा करूं ना करूं मेरी मर्जी। तो वहां महिला और उसकी मर्जी आगे बढ़ गए, शांति, सुख, परिवार, बच्चे, पति सब पीछे छूट गए। लेकिन जो भारतीय संस्कृति, भारत की प्रेरणा है, वो है रानी लक्ष्मीबाई, जिनके एक हाथ में घोड़े की नाल है, दूसरे हाथ में तलवार है और पीछे बच्चा बंधा हुआ है। वो घर भी संभालती है, मैंने कहा ना, वो समाज का काम करती हैं और वो राष्ट्र के लिए भी कार्यरत है। ऐसी है भारत की महिला। और इसीलिए हमारे यहाँ फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता, हमारे यहाँ पर नारी जागृति का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जागृति क्यों? जैसा अभी बताया, 1000 साल की गुलामी, जो आपके श्रद्धा केंद्र हैं, नारी और मंदिर, दोनों पर आघात, दोनों की तोड़फोड़, इसलिए दोनों को समेट कर संभाल कर रखना पड़ा। नारी की भ्रूण हत्या में ही बच्ची को मार दो, स्कूल मत भेजो, बाल विवाह कर दो, पर्दे नहीं रखो, जल्दी जल्दी शादी कर दो, बला टलेगी, पढ़ाओ लिखाओ मत। इस कारण से नारी पिछड़ती गई। इसलिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी आगे आए, आर्य समाज आगे आया, कितने ही लोग आगे आए। उन्होंने कहा कि नारियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, समान अवसर दो, वो आगे बढ़ जाएंगे। नारी मुक्ति नहीं, नारी जागृति की आवश्यकता है। और आखिर में आप कहेंगे कि दीदी वो सब ठीक है, आपने कल की बात तो कर ली, आप आज पर आ जाओ। आज क्या हो रहा है? निर्भया हो रहा है, और निर्भया के बाद कितने ही निर्भया हो गए। उसके बाद क्या, आज लड़की घर से बाहर नहीं जा सकती। आपने कह दिया इक्वालिटी है, सब कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, पर कहाँ हम लोग, वही अवसर कहाँ अवेलेबल है हमारे पास समाज में जो भाइयों के पास है। हमसे पूछा जाता है कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, और रात को लेट हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनौतियां आज भी, बहुत चुनौतियां हैं। इसीलिए जब निर्भया की घटना हुई थी तो उसके बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी फॉर्म की, जिन्होंने कहा था लीगल रिफॉर्म्स कीजिए, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट्स लेकर आइए। वो हो गई। आप फास्ट ट्रैक कोर्स बनाइए इन सब महिला संबंधी अपराधों के ऊपर, वो कुछ बनी है फास्ट ट्रैक कोर्स। उन्होंने कहा पुलिस रिफॉर्म कीजिए, वो होने बाकी है। और उन्होंने कहा सोशल एजुकेशन रिफॉर्म्स कीजिए, यानी घर में भी तो रिफॉर्म लेकर आएंगे आप, समाज में रिफॉर्म कैसे आएगा? घर से आएगा ना। घर में आज भी जब बच्ची पैदा होती है ना, चुनौतियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। आप और मैं, हम आज यहाँ बैठे हैं, पर हमारी सब बहनें इतनी ही, क्या कहते हैं उसको, इतनी, दे आर नॉट सो प्रिविलेज्ड। जब बच्ची पैदा होती है ना घर में, तो वहीं से चुनौती शुरू हो जाती है। आज हमारे राज्यपाल जी ने कहा कि 1000 लड़के हैं, 1020 लड़कियां, अनुपात में हम बड़े हैं। पर आज तक क्या था कि जब ऊपर से 1000 लड़के भेजे जाते थे और ऊपर से 1000 लड़कियां भेजी जाती हैं, तो 1000 लड़के तो सेफली डिलीवर्ड, साइन हो जाता था कोरियर की रिसीट के ऊपर, पर 1000 लड़कियों में वो 50, 60, 70, 80 लड़कियां कहाँ जाती थी? तो जन्म लेना ही एक चुनौती थी। और फिर जन्म लेने के बाद जब लड़की पैदा हुई, ऐसा कहा जाता था और ढोल वाला आता था, क्या ढोल बजा रहा है, लड़की पैदा हुई है, पीर बाबा की मन्नत मांगी है, अगली बार लड़का पैदा होगा, तभी आई हो। उस बच्चे के लिए मुस्कुराना ही एक चुनौती थी। उसका स्कूल में जाएगी, स्कूल जाना भी एक चुनौती थी, स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी। आज भी कंडीशन है, बहुत से एरियाज में कंडीशन है। स्कूल जाएगी तो 6 स्टैंडर्ड के बाद अगर प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है और टॉयलेट्स में पानी नहीं है, तो ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का बढ़ जाता है, वो घर ही रहती है। उसके बाद 8, 9, 10 में जब आती हैं, सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स चूज करोगे? चूज सब्जेक्ट्स विमेन लाइक। होम साइंस ले लें, साइंस क्यों चाहिए? लैब में शाम तक बैठी रहेगी लड़कों के साथ, कितने बजे वापस घर आएगी? उसके बाद जब 12th तक पहुंचती है और कॉलेज में जाती है, गर्ल्स कॉलेज में जा, कोएड में क्यों जा, गर्ल्स कॉलेज का देख ले तो। उसके बाद किसी ने छेड़ दिया और पिताजी को बता दिया तो शायद कॉलेज जाना बंद। और फिर कब जब नौकरी लगती है, हम लोग तो रोज कोर्ट में देख रहे हैं, नौकरी लगती है तो एक अच्छा शरीफ
बॉस मिलना भी एक चुनौती है। मेकअप करके क्यों नहीं आती, बाकी आदमियों से बात क्यों करती हो? 65 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर रात को किशोर कुमार के गाने भेजना है तुम्हें मेरी सोलर से। ये केसेस हम डेली लेवल पर, डेली बेसिस पर कर रहे हैं। पॉश एक्ट में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट, कन्विक्शन रेट बहुत कम है क्योंकि अल्टीमेटली सॉरी हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है लड़के का या लड़की का। उसके बाद जब शादी होती है तो गाड़ी कौन सी चाहिए जी, छोटी नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए। आज की डेट में भी यूज भी है, मिस यूज भी है लॉज का, पर आज की डेट में भी वो होता है कितना पैसा खर्च करोगे, कितना दहेज दोगे आप। अगर पूरा दहेज नहीं मिला तो लाइफ लॉन्ग का ताना होता है कि अरे लंबी गाड़ी वालों की तो लाइन लगी हुई थी, इस स्विफ्ट डिजायर के साथ काम चलाना पड़ा। उसके बाद जब बच्चे होते हैं और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना बच्चे, उन बच्चों को लगता है यार मेरी माँ है ना, माँ सब कुछ है, माँ मेरी सिक्योरिटी गार्ड है, माँ मेरी फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है। मैं पिट के आया हूं या पीट के आया हूं, मेरी माँ मेरी आंख देखकर बता सकती है स्कूल से पीटा है या पिटा है। यानी माँ मेरी सब कुछ है, वो मेरी साइकियाट्रिस्ट है, मेरी साइकोलॉजिस्ट है, मेरी सिक्योरिटी प्रदान करती है, मुझे दुनिया से बचाती है। पर क्या मेरी माँ का घर में उतना ही सम्मान है जितना बाकी लोगों का? घर में अगर प्रॉपर्टी की भी बात होगी या कोई ऐसी बात होगी तो आप 15 साल से लेकर 50-80 साल तक के सारे आदमी बैठे होंगे, लेकिन माँ नहीं बैठेगी। माँ से कहेंगे जा चाय लेके आ, जा पानी लेके आ। तो माँ उस बोझ के साथ रहती है कि ये मेरा बच्चा है जिसके सामने मैं जिसकी दुनिया हूं, लेकिन वो देख रहा है कि मेरा घर में सम्मान नहीं है। और भाई को ध्यान में आता है कि जब मैं बड़ा हूंगा तो ये मेरी बहन है ना, जो महिला है ना, उसका भी सम्मान इतना ही होगा। इसलिए एक नोबेल पीस प्राइज विनर से पूछा गया, हाउ कैन वी हैव इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड? उसने कहा स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। घर में पिताजी माँ से कैसे बात करते हैं, घर में भाई बहन से कैसे बात करता है, घर में ससुर जी सास से कैसे बात करते हैं, प्यार से कहना शुरू कीजिए ताकि वो जो छोटा बच्चा देख रहा है उसके मन में, हृदय में ठीक संस्कार जाए। इसलिए सब बहनों को नमन। और नमन करते हुए मैं आखिर में केवल 5 बात कहते बात समाप्त करूंगी 5 लाइनों में, कि मैं ये मानती हूं कि आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, जब तक सांस है तब तक आस है, ये विद्यार्थी परिषद हमें सिखाता है। सपना देखना छोड़ना मत। अरे सपना देख रहे हैं, बड़े हो जाएंगे, कहीं पर लेक्चरशिप लग जाएगी, लाइफ सेट। नहीं, लाइफ सेट नहीं होती है। इसलिए सपना देखना है तो विवेकानंद जी की 5 बातें हमेशा ध्यान में रखो। आप लड़के हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, irrespective of your age or your status or your place, सपना देखना मत छोड़ो। और सपना कैसा देखना है कि रात दिन सुबह शाम खाते पीते सोते जागते केवल उसी के बारे में सोचो। आप बोले नहीं मैम, नहीं पॉसिबल नहीं है। आपको पता है हमारे घर की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है? क्या है आपके घर की कंडीशन? अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आपने क्या? किस किसने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? 2011 में CISF का एग्जाम देने के लिए यूपी से दिल्ली आ रही थी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर। और जब आ रही थी ट्रेन में डाकुओं ने हमला कर दिया, और हमला करके उसको लगा कि डाकू कैसे लोगों को परेशान कर सकते हैं, उनका सोना चांदी पैसा लूट रहे हैं। उठा के अरुणिमा सिन्हा को डाकुओं ने जब वो भिड़ी तो पटरी पर फेंक दिया। पटरी पर फेंका तो वहां से एक और ट्रेन जा रही थी जो उसकी टांगों के ऊपर से होकर चली गई। जब उसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में अपने बेड के ऊपर थी। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं खड़ी कब हो सकती? उसने कहा किस लिए खड़े होना है आपको? उसने कहा मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मेरा सपना है। उसने कहा माउंट एवरेस्ट, तुम्हारी तो टांगे ही नहीं, तो माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ोगी? उसने कहा नहीं मुझे जाना तो है। 5 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग ली उसने, और 5 साल के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर तिरंगा झंडा लहरा। ये है कंडीशन, आप कहां बैठे हो, और ये है सपना
जो आपको देखना है। Don't aim for the first floor, you will hit the basement. Aim for the sky, you will hit the mountain top. वो तुलसी अम्मा, अभी उनको पद्मश्री मिला 4-5 साल पहले। कौन है तुलसी अम्मा? वो क्या जबरदस्त फोटो उनकी वायरल हुई कि देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर उनको ऐसे नमस्कार कर रहे हैं। और किसको नमस्कार कर रहे हैं? वहां वो लेडी जिसने साड़ी के नाम पे एक चादर लपेटी हुई थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। वो कौन है? गरीबी में पैदा हुई, 4-5 भाई बहनों के साथ वो पैदा हुई। पैसा है नहीं, पर पेड़ पौधों से इतना प्यार कि वो 50, 60, 70 साल तक पेड़ पौधों की ही सेवा करती रही। उसको कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। वो बता सकती है जंगल में जो मदर जड़ी बूटी है वो कौन सी है। ऐसा जबरदस्त पैशन और सेवा पेड़ पौधों की। उसको पद्मश्री का अवार्ड मिला। तो सपना देखना है तो बड़ा सपना देखना। दूसरा, निर्भीक बनना, बहुत डरिए, अरे इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मुझे ध्यान है कि हमारे बेटे के अभी 90% मार्क्स आए थे 12th में। तो हम शाम को पार्टी करने के लिए जा रहे थे, पार्टी का सामान लेने के लिए। वही हमारे पड़ोस में हमें एक हमारी पड़ोसन मिली जो बड़ी परेशान थी, घर के बाहर खड़ी थी। ऐसे लगा डिप्रेशन में जैसे गिरी जा रही है। ऐसे व्हाट हैपेंड? कहती, यू नो माय डॉटर, उसके मार्क्स, मेरे को लगा फेल हो गई होगी। तो मैंने स्टीव जॉब्स से लेकर बिल गेट्स तक सबके एग्जाम्पल दे दी कि कोई ड्रॉप आउट है, कोई कैसा है, अरे क्या हो गया, दोबारा कर लेगी। कहते नो, शी गॉट 97% मार्क्स। तो मुझे लगा मेरे 97% मार्क्स, तो प्रॉब्लम क्या है? यू नो हर बेस्ट फ्रेंड गॉट 98% मार्क्स और अब 90% वाले हम पार्टी कर रहे हैं। तो कितना रोएंगे हम, और किस लिए रोएंगे हम सब अलग हैं। और तीसरा पॉइंट जो आता है, नो कंपटीशन फ्रॉम एनीबडी। उसका तो परमानेंट हो गया, लेक्चरशिप का मेरा रह गया। वो तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल टिकट मिल गया, मेरा रह गया। उसके तो नंबर इतने आ गए, मेरा रह गया। नहीं, आपकी जीवन यात्रा 100 जनों की अलग है, उसकी अलग है। सीआईडी कौन कौन देखता था? धीरे धीरे हाथ खड़े। सीआईडी का बेस्ट डायलॉग क्या था? गया। एक और डायलॉग था, कुछ तो गड़बड़ है। एक और डायलॉग था कि किन्हीं 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते हैं। आप जैसा 800 करोड़ लोगों में दूसरा कोई है ही नहीं। आपका जुड़ा भी नहीं है। आप किसी की फोटोकॉपी नहीं है, आप ओरिजिनल पीसेस हैं। और भगवान ने अगर आपको बनाया है, किसी और जैसा नहीं बनाया, तो किसी काम के लिए बनाया है ना। देयर वाज नो एक्स्ट्रा टाइम विद भगवान जी। आपको बनाया तो क्या दिव्य हो, भव्य हो। आपने कुछ काम करना जो कोई और कर नहीं सकता, इसलिए उस काम को पहचान। पूछो ईश्वर से सुबह आधा घंटा आंख बंद करके, बताओ मुझे क्या काम करना है, उत्तर अपने अंदर मिलेगा। चौथा, जो सपना देखना है वो अच्छा सपना देखना। क्या था वो? भारत तेरे टुकड़े हुए, भारत की बर्बादी तक जम रही, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, एक भी अफजल उसके बाद किसी घर से नहीं निकलेगा। उनको पता है ये सरकार यूएपीए लगा देगी। तो इसलिए सपना देखना है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का सपना देखो। और आखिरी बात, आपके हाथ में, किस किस के हाथ में ब्रह्मास्त्र है? मोबाइल फोन है ना सबके पास, किसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा कर। तो ये अर्जुन का ब्रह्मास्त्र जीवन काल में एक ही बार इस्तेमाल हो सकता था। आपका इस्तेमाल ही हुए बिना रहता ही नहीं। यार कोविड में वो वीडियो चला था ना, एक लेडी ऑटो पे जा रही थी, इंस्टा की रील्स देखते हुए, 3 साल का बच्चा साथ बिठाया हुआ था। तो इंस्टा की रील्स देखते देखते वो अपार्टमेंट में पहुंच गई। वहां से उबर की पेमेंट, उसकी ऑटो की पेमेंट हो गई, पेटीएम से ऑटोमेटिकली हो गया। वो गई तो ऑटो वाला कहते हैं, मैडम अपना बच्चा तो ले जाओ। यानी हम इतना फोन में लगे रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फूड। आप कितने बजे सुबह उठे हो और रात को कितने बजे सोए हो, आपका व्हाट्सएप स्टेटस बता देता है। ये जो ब्रह्मास्त्र है ना,
जिसमें हजारों लोग आपके संपर्क में हैं, इसमें कुछ कंटेंट डालिए। आज से संकल्प लीजिए, 5 पेज रोज पढ़ेंगे, 1 पेज रोज लिखेंगे। आप अपने कोर्स मटेरियल का काम कीजिए। उसके अलावा जैसे मैं भारत और हिंदुत्व पे पढ़ती हूँ, मैं 5 पेज रोज पढ़ती हूँ और कहीं ना कहीं 1 पेज रोज लिखती हूँ। फैमिली ग्रुप पे लिखिए, ब्लॉग पे लिखिए, ट्विटर के भी नंबर बढ़ गए हैं अब तो, कहीं लिखिए पर जरूर लिखिए। उससे आप देखिए आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, आप सोशल और थॉट लीडर्स बन जाएंगे। तो आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तब तमाके वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।